दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत इस वीडियो में आप पढ़ेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल यानी J.S. मिल के जीवन परिचय, प्रमुख रचनाएं एवं मिल के उपयोगितावादी विचार और मिल द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद में किए गए प्रमुख संशोधनों के संबंध में। ये वीडियो स्नातक और परास्नातक स्तर के विद्यार्थियों के साथ राजनीति विज्ञान विषय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल के जीवन परिचय, उपयोगितावाद तथा बेंथम के उपयोगितावाद में किए गए प्रमुख संशोधनों के बारे में। सबसे पहले इसमें हम जॉन स्टुअर्ट मिल के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आप जान लीजिए कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के इतिहास में जॉन स्टुअर्ट मिल उपयोगितावादी सिद्धांत का अंतिम समर्थक और व्यक्तिवादी सिद्धांत के अग्रणी विचारकों में शामिल है। इसीलिए J.S. मिल को अंतिम उपयोगितावादी और प्रथम व्यक्तिवादी विचारक कहा जाता है। मिल ने उपयोगितावादी चिंतन की परंपरा को एक नया आयाम दिया। उसके विचारों में उपयोगितावाद, व्यक्तिवाद तथा उदारवाद का सुंदर और अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है, जो कि उसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यानी पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन परंपरा में अनूठा स्थान प्रदान करता है। मिल के हृदय में स्वतंत्रता के लिए बेचैनी प्रारंभ से थी, जो आगे चलकर उसके ग्रंथों में मूर्त रूप लेकर साकार होती है। विचार और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन करने के कारण मिल जो है मिल्टन तथा जेफरसन जैसे स्वतंत्रता के प्रबल समर्थकों की श्रेणी में शामिल हो जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, मिल अंतिम उपयोगितावादी और प्रथम व्यक्तिवादी विचारक है और इसने बेंथम से प्रभावित होने के कारण उपयोगितावाद का समर्थन तो किया, लेकिन उसने बेंथम के उपयोगितावाद की मूल धारणाओं में संशोधन कर दिया। बेंथम के द्वारा सुख दुख को मानव जीवन का सबसे प्रमुख लक्ष्य माना गया था और बेंथम केवल सुखों में केवल मात्रात्मक अंतर को स्वीकार करता था, लेकिन मिल क्या करता है, मिल सुखों के आंतरिक और नैतिक पक्ष पर भी बल देता है। यानी मिल विभिन्न सुखों में मात्रात्मक भेद के साथ गुणात्मक भेद को स्वीकार करता है। इसके साथ ही वो बाहरी तत्वों को सुख दुख का स्रोत समझने के साथ मानवीय भावनाओं को सुख और दुख का स्रोत मानता है। आप जान लीजिए कि अधिकतम व्यक्तियों का जो अधिकतम सुख था, बेंथम इसे राजनीतिक क्षेत्र में लागू करना चाहता था, लेकिन मिल ने इसे नैतिक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया है। तो अंतिम उपयोगितावादी मिल के द्वारा उपयोगितावादी विचारधारा में ऐसे संशोधन कर दिए गए कि जिनसे उपयोगितावाद का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया, लेकिन बेंथम के प्रति श्रद्धा, प्रेम और आदर के कारण वो अपने आप को उपयोगितावादी ही कहता है। तो आप जान लीजिए, मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में एक नया आयाम, आंतरिक पक्ष, गुणात्मक पक्ष और जो उसका नैतिक पक्ष था उसको शामिल किया। आइए मिल के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। दोस्तों, J.S. मिल का जन्म 1806 ईस्वी में लंदन में हुआ था। J.S. मिल के पिता का नाम जेम्स मिल था। उसके पिता उपयोगितावादी सिद्धांत के समर्थक थे, जिसका प्रभाव प्रारंभ से J.S. मिल के विचारों पर पड़ा। यानी J.S. मिल अपने पिता जेम्स मिल के उपयोगितावादी विचारों से बहुत प्रभावित था। J.S. मिल के विचारों पर गहरा प्रभाव फ्रांसीसी लेखक डुमांट द्वारा बेंथम के नैतिक और राजनीतिक चिंतन पर संपादित पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ लेजिस्लेशन का पड़ा और मिल ने बेंथम के विचारों के प्रचार के लिए उपयोगितावादी संघ की स्थापना की थी। इसके साथ ही उसने 2 अन्य सभाओं, चिंतनशील वाद विवाद सभा और राजनीतिक अर्थशास्त्र क्लब की सदस्यता भी ग्रहण की थी। मिल, आप जान लीजिए कि मिल ईस्ट इंडिया कंपनी में पत्र व्यवहार विभाग में नौकरी करता था 1823 से। 1823 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्यालय था उसमें पत्र व्यवहार विभाग में उसको नौकरी मिल गई। आगे चलकर 1856 में वो इस विभाग का अध्यक्ष बना था। और एक और महत्वपूर्ण है कि 1858 में मिल ने
वहाँ से अवकाश ग्रहण किया और 1865, आप जान लीजिए, 1865 में मिल ब्रिटिश संसद का सदस्य निर्वाचित हुआ और संसद में दलीय अनुशासन की सीमाओं में न बंधकर उसने संसद सदस्य की स्वतंत्र विवेकशीलता पर बल दिया। याद रखिएगा, 59 वर्ष की आयु में 1865 में मिल उग्र सुधारवादी दल के प्रतिनिधि के रूप में ब्रिटिश संसद में प्रवेश किया और 1865 से 1868 ईस्वी तक वो कॉमन्स सभा का सदस्य रहा। दोस्तों, मिल का संसदीय जीवन विविधतापूर्ण था और वो किसी दलीय अनुशासन या दलीय सीमा में नहीं बंधे थे। दोस्तों, वो स्वतंत्र चिंतन पर बल देते थे और उनके संसदीय जीवन के संबंध में प्रधानमंत्री ग्लैडस्टन ने कहा था कि जब जॉन स्टुअर्ट मिल बोलते थे तो मुझे सदैव ऐसा प्रतीत होता था कि मैं एक संत की वाणी सुन रहा हूँ। तो याद रखिएगा, जे.एस. मिल जो है स्वतंत्रता के समर्थक होने के साथ साथ उपयोगितावाद में संशोधन करने वाले रहे और इन्होंने ब्रिटिश संसद में आप जान लीजिए कि कॉमन सभा के सदस्य के रूप में दलीय अनुशासन में न बंधते हुए बौद्धिक विवेकशीलता का परिचय इन्होंने दिया था। दोस्तों, मिल ने 20 वर्ष की अवस्था में बेंथम की पुस्तक रेशनल ऑफ जुडिशियल एविडेंस का संपादन किया। इसमें कड़ी मेहनत करने के कारण वो मानसिक अवसाद का शिकार हो गया। इसी समय उसे बेंथम के सुखवाद के उस विरोधाभास की अनुभूति हुई कि प्रसन्नता के पीछे भागो और वह तुम्हें नहीं मिलेगी, किंतु अन्य वस्तुओं की शोध करो और वह तुम्हारी सांसों में बस जाएगी। मिल की पुस्तकों का प्रकाशन 1843 से प्रारंभ हुआ, जो 1873 में उसकी मृत्यु के 1 वर्ष तक चलता रहा। अब आइए मिल की प्रमुख रचनाओं के बारे में जान लेते हैं और यहाँ से भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, मिल ने कई विषयों पर लिखा, आचार शास्त्र, न्याय शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, सभी विषयों पर लिखा है और राजनीतिक चिंतन में उसकी 2 रचनाएं ऑन लिबर्टी और प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार यानी कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण रहीं। मिल की प्रमुख रचनाओं में 1843 में प्रकाशित ए सिस्टम ऑफ लॉजिक रेशियोसिनेटिव एंड इंडक्टिव है। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकानमी 1848 में प्रकाशित हुई। एसे ऑन लिबर्टी 1859, थॉट्स ऑन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1859, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861 और देखिए उपयोगितावाद यानी यूटिलिटेरियनिज्म 1861 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा सब्जेक्शन ऑफ वीमेन 1859 में और मिल की ऑटोबायोग्राफी 1873 में और एक महत्वपूर्ण एस्से ऑन रिलीजन, ये 3 एस्से ऑन रिलीजन 1874 में प्रकाशित हुई थी। एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों, ये है सब्जेक्शन ऑफ वीमेन यानी स्त्री की पराधीनता। ये पुस्तक 1869 में प्रकाशित हुई। तो हमने जैसा कि पहले बताया ऑन लिबर्टी 1859 और जो है प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार यानी कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो 1860 में प्रकाशित हुई थी। राजनीति की दृष्टि से जे.एस. मिल की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आज की इस वीडियो में हमने पहले बताया था कि इसमें हम मिल के जीवन परिचय, उसकी रचनाओं और मिल के उपयोगितावाद और बेंथम के उपयोगितावाद में मिल द्वारा किए गए संशोधन के बारे में जानेंगे। तो आज का जो ये मुख्य टॉपिक है इसी पर हमारा केंद्रित रहेगा। तो दोस्तों, मिल पर अपने पिता द्वारा बचपन में उपयोगितावादी शिक्षा की नींव डालने के बावजूद अपने व्यक्तिगत अनुभव और उपयोगितावाद के पूर्णतः भौतिकवादी दर्शन होने के कारण वो अपने गुरु बेंथम के विचारों से दूर होता गया। आप जान लीजिए कि मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत को एक दर्शन, विश्वास और धर्म के रूप में ग्रहण किया था। वो उस पर कोई तर्क वितर्क नहीं करता था और इसके प्रचार को, इसके उन्नयन को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। लेकिन
मिल का जो बौद्धिक स्तर था और भावनात्मक आधार, दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। मिल का जो बौद्धिक स्तर था, बौद्धिक रेशनैलिटी, और भावनात्मक आधार यानी जो इमोशंस थे उसके अंदर, उन्होंने जो है उसके अंदर मानवीयता के तत्व की प्रधानता थी, जिसमें जो बेंथम में नहीं था। भले ही मिल बेंथम के उपयोगितावाद का समर्थन करता है, उसका प्रचार करता है, लेकिन मिल का जो बौद्धिक स्तर था और उसकी भावनात्मक और मानवीयता की जो भावना थी वो बेंथम से बहुत अधिक थी, और बेंथम इन चीज़ों को अपने विचारों में कहीं नहीं लाता। इसीलिए ये कहा जाता है कि बेंथम का उपयोगितावाद में जो है भावना और मानवीयता का तत्व नहीं पाया जाता है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में, देखिए, उपयोगितावाद के क्रम में, उपयोगितावाद के संरक्षण में वह अनुपयोगितावादी विचारों का प्रतिपादक बन गया, और मिल ने उपयोगितावाद की मान्यताओं में समयानुकूल परिवर्तन करने के लिए कई प्रकार के संशोधन किए। इन संशोधनों को हम इस तरह से देख सकते हैं, और आज की वीडियो में हम मिल के उपयोगितावाद और बेंथम के संशोधित संस्करण के बारे में पढ़कर इसे समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि मिल द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद में क्या संशोधन किए गए। तो सबसे पहला है कि बेंथम के अनुसार सब सुख समान थे। इसने सुखों में केवल मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव भेद यानी केवल मात्रात्मक अंतर माना है, सभी सुख समान हैं। लेकिन मिल क्या करता है? मिल सुखों का सही मूल्यांकन मात्रात्मक न होकर गुणात्मक होना चाहिए, मिल का मानना है। इसलिए मिल सुखों के मूल्यांकन में मात्रा के बजाय गुणों को अधिक महत्व देता है। एक महत्वपूर्ण सेंटेंस है, एक कथन है कि यदि सुख की मात्रा बराबर हो तो पुष्पिन नामक बच्चों का खेल उतना ही अधिक श्रेष्ठ है जितना कि काव्य पाठ। ये बेंथम का विचार था। ऐसा क्यों? क्योंकि बेंथम सुखों में केवल मात्रात्मक अंतर मानता है। लेकिन मिल क्या कहता है? मिल कहता है कि एक संतुष्ट सूअर की अपेक्षा असंतुष्ट मानव होना श्रेष्ठ है, एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना श्रेष्ठ है, और यदि मूर्ख और सूअर दूसरा मत रखते हैं तो इसलिए कि केवल वे अपने पक्ष को जानते हैं, जबकि दूसरा पक्ष यानी मानव और सुकरात दोनों प्रकार के सुख यानी बाह्य और आंतरिक दोनों सुखों को जानते हैं। तो मिल विभिन्न सुखों में मात्रात्मक भेद के साथ गुणात्मक भेद को स्वीकार करता है। तो ये पहला अंतर है बेंथम और मिल के उपयोगितावाद में कि गुणों में केवल मात्रात्मक ही नहीं बल्कि गुणात्मक अंतर भी होता है। दूसरे अंतर पर आते हैं। दूसरा है कि बेंथम ने सुखों के मापन के लिए सुख मापन गणना विधि यानी हेडोनिस्टिक या फेलिसिफिक कैलकुलस की धारणा प्रस्तुत की। दुखों की मात्रात्मक माप तौल संभव है। ये मिल का कहना है कि सुखों का मात्रात्मक माप तौल संभव है, क्योंकि दो सुखों अथवा दुखों में कौन सा सुख अथवा दुख तीक्ष्ण है इसका निर्णय वे ही लोग कर सकते हैं जिन्होंने दोनों प्रकार के सुखों और दुखों का अनुभव किया है। तो आप जान लीजिए कि जो बेंथम है, बेंथम सुखों के मापन के लिए एक गणना सिस्टम या गणना पद्धति स्वीकार करता है, और वो कहता है कि जब हम सुखों की गणना करेंगे तो जो अधिकतम मात्रा में सुख प्रदान करेगा वही कार्य श्रेष्ठ होगा, और जिसमें दुख की मात्रा होगी वो कार्य अच्छा या श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। लेकिन मिल कहता है कि सुख और दुख की गणना नहीं की जा सकती है मात्रात्मक रूप में, क्योंकि सुख और दुख एक दूसरे से संबंधित हैं। हर व्यक्ति किसी के सुख और दुख को नहीं जान सकता है। सुख और दुख तीव्र है या कमज़ोर है उसका निर्णय वे लोग ही कर सकते हैं जो दोनों प्रकार के सुख और दुख को जानते हैं। तो आप जान लीजिए कि ये जो बेंथम ने सुख और दुख के मापन के लिए जो मानक तय किए हैं या एक मापक के द्वारा इनके मापन की बात की है वो काफ़ी हद तक व्यवहारिक नहीं है, और मिल ने उसमें भी संशोधन किया।
तीसरा अंतर है कि बेंथम के उपयोगितावादी दर्शन में नैतिक चेतना, कर्तव्य की भावना, नैतिक बंधन इत्यादि के लिए कोई स्थान नहीं था। व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य भौतिक आनंद के सिवा कुछ नहीं है, ऐसा बेंथम का मानना है। जबकि मिल कहता है कि मनुष्य का लक्ष्य सिर्फ चरम सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि स्वयं का उच्चतम विकास करना है। इसलिए राज्य का लक्ष्य नागरिकों के सुख में वृद्धि करना नहीं, बल्कि उनका नैतिक विकास भी करना है। तो आप जान लीजिए ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि बेंथम जो है वो प्राकृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, लौकिक और नैतिक सुख और दुख के स्रोत बताए, जो वो सब स्रोत जो है बाहरी थे, लेकिन मिल ने इनके अतिरिक्त कर्तव्य भावना को भी सुख का स्रोत माना है। मिल स्पष्ट रूप से कहता है कि जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारी भावनाओं को चोट पहुंचती है, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें उससे सुख मिलता है। मिल मानवीय भावनाओं को भी सुख दुख का स्रोत मानता है और इसी के आधार पर वो कहता है कि जो व्यक्ति का लक्ष्य है वो व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य केवल भौतिक आनंद नहीं, बल्कि उनका नैतिक विकास भी करना है। इसके अलावा चौथा प्रमुख अंतर ये है कि बेंथम का उपयोगितावाद इतिहास निरपेक्ष है, क्योंकि किसी नियम, रीति रिवाज, परंपरा के औचित्य का आधार इतिहास नहीं वरन उसकी उपयोगिता है। लेकिन मिल कहता है कि उपयोगिता इतिहास सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं, क्योंकि प्रत्येक जाति या देश में अपनी विशिष्ट निष्ठाएं, परंपराएं और एकताबद्ध करने वाले तत्व होते हैं। अतः इन्हीं के आधार पर देश के लिए शासन व्यवस्था की उपयुक्तता का निर्धारण होना चाहिए। आप जान लीजिए कि जब बेंथम सुख और दुख को केवल बाह्य मानता है तो इसी आधार पर वो कहता है कि हर चीज़ का जो कारण है वो उपयोगिता है। कोई वस्तु हमारे लिए कितनी उपयोगी है या फिर वो हमें कितना सुख या प्रसन्नता देती है, हर चीज़ के अच्छे का मानक वही है। अच्छे बुरे का मानक क्या है? जिस चीज़ से हमें खुशी मिलती है वो अच्छी है, जिस चीज़ से दुख मिलता है वो बुरी है। तो ये बेंथम का मानना था। लेकिन मिल कहता है कि उपयोगिता केवल इसी आधार पर ये नहीं कहा जा सकता है कि हर चीज़ का जो अच्छाई या बुराई का पैमाना है उपयोगिता है, बल्कि कई प्रकार के तत्व होते हैं जो कि उपयोगिता को निर्धारित करते हैं। देश के लिए शासन व्यवस्था की उपयोगिता और सारी भावनाएं और सारी चीज़ें जो होती हैं वो भी महत्वपूर्ण होती हैं। बेंथम के उपयोगितावाद में ये माना जाता है कि सामाजिक संस्थाएं मानव हित का परिणाम है, जिसमें राज्य भी शामिल हैं, जबकि मिल कहता है कि राज्य सहित सभी सामाजिक संस्थाएं मानव हित के बजाय मानव इच्छा का परिणाम होती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप जान लीजिए कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं मानव हित का परिणाम है, जिसमें राज्य शामिल है, ऐसा बेंथम का मानना है। लेकिन मिल ने मानव हित के बजाय मानव इच्छा को प्रमुखता दी है। छठा प्रमुख जो संशोधन है या छठा प्रमुख जो अंतर है बेंथम और मिल के उपयोगितावाद में जो अगला अंतर है वो ये कि बेंथम आर्थिक क्षेत्र में खुली प्रतियोगिता और अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन करता है, जिससे व्यक्तियों को प्राप्त होने वाली प्रसन्नता से अंततः सामाजिक प्रसन्नता में वृद्धि होती है। जबकि मिल सामाजिक विषमताओं को ध्यान में रखते हुए अपने ग्रंथ पॉलिटिकल इकॉनमी यानी राजनीतिक अर्थशास्त्र में सभी व्यक्तियों को प्रतिस्पर्धा में समान रूप से भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए राज्य शक्ति के प्रयोग का समर्थन करता है। आप जान लीजिए कि सभी वस्तुओं के संबंध में बेंथम का दृष्टिकोण उपयोगितावादी है और इसी दृष्टिकोण के आधार पर बेंथम ने स्वतंत्रता और उपयोगिता में उपयोगिता को उच्च महत्व दिया है। और आप जान लीजिए कि वो यानी बेंथम स्वतंत्रता को उपयोगिता के अधीन एक साधन मानता है, साध्य नहीं। लेकिन मिल कहता है कि स्वतंत्रता स्वयं एक साधन है और निश्चित रूप में उपयोगिता की तुलना में अधिक मूल्यवान है। अगला अंतर है कि बेंथम उपयोगितावाद को हमेशा प्राथमिक महत्व पर रखता है और कहता है कि स्वतंत्रता जो है इसी पर निर्भर रहने वाली वस्तु है।
आप जान लीजिए, बेंथम के अनुसार उपयोगिता प्राथमिक है, स्वतंत्रता द्वितीयक है और स्वतंत्रता उपयोगिता पर निर्भर होती है। जिस चीज़ की उपयोगिता अधिक है उसी में स्वतंत्रता निहित है। लेकिन आप जान लीजिए, मिल कहता है कि स्वतंत्रता प्राथमिक महत्व की वस्तु है और वो अपने आप में अंतिम वस्तु और उपयोगिता से भी अधिक महत्वपूर्ण है। मिल के अनुसार व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास सर्वोपरि है और ये विकास स्वतंत्रता के बिना संभव नहीं है। अगर हम किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं देंगे तो वो अपने व्यक्तित्व का और अपना नैतिक विकास नहीं कर सकता है। इसलिए मिल के अनुसार व्यक्तियों को स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता के संबंध में मिल का दृष्टिकोण नैतिकतावादी है, बेंथम का दृष्टिकोण उपयोगितावादी है और वो उपयोगितावाद को स्वतंत्रता पर अधिक महत्व देता है बेंथम, लेकिन मिल ने जो है स्वतंत्रता पर सर्वाधिक बल दिया है। लास्ट में जो अंतर है बेंथम और मिल के उपयोगितावाद में, आप जान लीजिए कि बेंथम ने वैयक्तिक हित और सामाजिक हित में एकता स्थापित करने के लिए शारीरिक, सामाजिक, धार्मिक और नैतिक 4 आधारों की बात की है। लेकिन मिल के अनुसार बाह्य दबावों के कारण वैयक्तिक और सामाजिक हित में एकता स्थापित नहीं हो सकती। दबावों के स्थान पर मिल ने अंतःकरण के तत्व को प्रधानता दी है। आप जान लीजिए कि बेंथम का उपयोगितावाद मात्र एक सुखवादी और भौतिकवादी धारणा है, लेकिन मिल ने इस भौतिकवादी धारणा में नैतिक तत्वों का समावेश किया है। मिल उपयोगितावाद के समर्थन का विचार लेकर चला था, लेकिन वो बेंथम से और अपने पिता जेम्स मिल से बहुत अधिक प्रभावित था। साथ ही उसकी बुद्धि इतनी तीव्र थी और अनुभव इतना व्यापक था कि उसने उनके सिद्धांतों की जो कमियां थीं उनको अच्छी तरह से देख लिया और मिल ने बेंथम के भौतिकतावाद की जगह विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, इनके जो भावनात्मक और मानवीय साहित्य थे और ऐसे नैतिक विचार थे उनसे प्रभावित होकर उसने उपयोगितावाद में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिए और इसका परिणाम ये हुआ कि उपयोगितावाद का मूल स्वरूप जो बेंथम और मिल के अंदर हमें दिखाई देता है उसका मूल स्वरूप नष्ट हो गया। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात आप जान लीजिए, आपने पढ़ा भी होगा कि मिल और बेंथम के प्रति जो श्रद्धा और आदर की भावना थी वो उसके कारण जॉन स्टुअर्ट मिल उसके उपयोगितावाद से काफ़ी आगे निकल जाने के बाद भी अपने को उपयोगितावादी ही समझा और किसी नए सिद्धांत को जन्म नहीं दिया। तो एक प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों कि जॉन स्टुअर्ट मिल बेंथम के शिष्य के रूप में उपयोगितावादी दर्शन को आगे बढ़ाने का जो प्रण किया था, बीड़ा उठाया था, वो आगे चलकर जब उसकी बुद्धि और भावनात्मक विकास ने बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावाद की कमियों को देख लिया और इसी आधार पर उसने उपयोगितावाद में संशोधन किया और मिल ने बेंथम के भौतिकवादी और बाह्य उपयोगितावादी विचार में आंतरिक और नैतिक तत्वों का समावेश करके इसे अधिक मानवीय और भावनात्मक बना दिया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जॉन स्टुअर्ट मिल के जीवन परिचय, उसके उपयोगितावादी विचार तथा बेंथम के उपयोगितावाद में मिल द्वारा क्या संशोधन किए गए इसके संबंध में महत्वपूर्ण वीडियो। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए जो राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र इन विषयों से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही स्नातक और परास्नातक स्तर के छात्र जो राजनीति विज्ञान विषय लेकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने जॉन स्टुअर्ट मिल के जो राजनीतिक विचार हैं उसमें स्वतंत्रता संबंधी विचार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर हम देखें तो जॉन स्टुअर्ट मिल का सबसे महत्वपूर्ण राजनैतिक चिंतन ऑन लिबर्टी जो कि 1859 में प्रकाशित एक निबंध है उसमें निहित है और राजनीति दर्शन को ये ग्रंथ उसकी अनुपम देन है। और मिल का स्वतंत्रता संबंधी ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में स्वतंत्रता के समर्थन में लिखा गया सबसे महत्वपूर्ण वक्तव्य माना जाता है। इसकी तुलना में मिल्टन के एरियोपेजेटिका ग्रंथ को ही रखा जा सकता है।
और एक विचारक हैं दोस्तों मैक्सी, वो कहते हैं मिल के विचारों और वाद विवादों की स्वतंत्रता के विषय में जो निबंध है वो राजनीतिक साहित्य में बहुत उच्च कोटि का अध्याय है। और ये अध्याय मिल की गणना मिल्टन, स्पिनोजा, वॉल्टेयर, रूसो, पेन, जेफरसन और स्वतंत्रता के अन्य महारथियों से करता है। तो आप जान लीजिए कि मिल ने अपने स्वतंत्रता संबंधी विचारों का प्रतिपादन अपनी पुस्तक एस्से ऑन लिबर्टी में किया है और मिल द्वारा स्वतंत्रता पर रचित पुस्तक स्वतंत्रता पर निबंध की तुलना मिल्टन की प्रसिद्ध कृति एरियोपेजेटिका से की जाती है। मिल ने स्वतंत्रता की अवधारणा का समर्थन दोस्तों व्यक्ति और समाज दोनों की दृष्टि से किया है। यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि स्वतंत्रता आवश्यक क्यों है। जॉन स्टुअर्ट मिल के युग में राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों में काफ़ी परिवर्तन आया था। राज्य की शक्तियाँ और उसका कार्यक्षेत्र बढ़ रहा था। बेंथम के विचारों से प्रभावित राज्य जीवन के सभी क्षेत्रों में अधिकाधिक विधियों का निर्माण करने लगे थे और जनहित के नाम पर शासन जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के नियमन के लिए विधि निर्माण करने लगा था। और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बाल श्रम संबंधी विधियों की रचना की, जिनसे बालकों को अपनी जीविका या आजीविका कमाने की स्वतंत्रता, माता पिता की उन्हें काम पर भेजने की स्वतंत्रता सीमित हो गई थी। बेंथमवाद का परिणाम ये रहा कि राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ा, सरकारी सेवाओं का विस्तार हुआ, राज्य के आकार में वृद्धि हुई और विधियां जो कि कानूनों की बढ़ती हुई संख्या से व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगने लगे। इंग्लैंड में एक बहस चल पड़ी कि व्यक्ति या राज्य कौन साध्य है कौन साधन। फिर विधि निर्माण के क्षेत्र में संसद सर्वोच्च संस्था थी, आप जानते हैं, और बहुमत की इच्छाओं के योग का प्रतिनिधित्व करने वाले उसके कार्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे थे। मिल को ये डर था कि स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा सरकार की ओर से नहीं आता, बल्कि ऐसे बहुमत की ओर से आता है जो नए विचारों के प्रति असहिष्णु होता है, जो विरोधी अल्पसंख्यकों को संदेह की दृष्टि से देखता है और जो अपने बहुमत के जोर से उसको दबा देना चाहता है। और आप जान लीजिए कि ये एक ऐसी संभावना थी जिसके बारे में पुरानी पीढ़ी के जो उदारवादी थे उन्होंने कभी विचार नहीं किया था। उनकी मुख्य समस्या उन लोगों की ये थी कि सत्तारूढ़ अल्पसंख्यक वर्ग के हाथ से शासन सूत्र अपने हाथ में ले लेने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। 1859 तक ये बात स्पष्ट हो गई थी कि इन समस्त जो सुधार थे, जैसे प्रतिनिधित्व का सुधार, मताधिकार का विस्तार और थोड़ी सी सार्वजनिक शिक्षा जो थी, इसके परिणाम स्वरूप जो है कि कई जो परिणाम वांछित परिणाम है वो नहीं मिल पाए थे। और जे.एस. मिल ने राज्य और शासन के बढ़ते हुए कार्यों, प्रजातंत्र के नाम पर बहुमत द्वारा अल्पसंख्यक के मनमानेपन पर या उसके मनमाना प्रतिबंध लगाना और जनमत के नाम पर कई प्रकार के अनावश्यक कानूनों को थोपने की प्रवृत्ति के विरुद्ध मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए उपयोगितावादी सिद्धांत को नकारते हुए स्वतंत्रता का व्यक्तिवादी प्रतिमान का समर्थन किया था। और मिल की स्वतंत्रता केवल व्यक्ति की दृष्टि से नहीं बल्कि समाज की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो मिल की स्वतंत्रता है उसका दार्शनिक आधार ये है कि व्यक्ति का मूल उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है और ये विकास स्वतंत्रता के उन्मुक्त वातावरण में ही हो सकता है। और समाज के विकास की दृष्टि से मिल स्वतंत्रता के पर्यावरण को बहुत जरूरी मानता है। उसकी दृष्टि से समाज का विकास कुछ विशेष प्रकार के व्यक्तियों से होता है। ये व्यक्ति कई क्षेत्रों में कला, विज्ञान, साहित्य और अन्य क्षेत्रों में इनोवेशन लाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, लेकिन समाज का ढांचा रूढ़िवादी होने के कारण कई नासमझ व्यक्ति रूढ़िवादियों के छलावे में आकर सामाजिक परिवर्तन लाने वाले महान व्यक्तियों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं और ऐसा समाज में होता भी है। लेकिन समाज के उन्नयन और विकास के लिए मिल ने व्यक्ति के स्वतंत्रता के साथ जो है व्यक्ति और समाज दोनों के विकास के लिए स्वतंत्रता को अनिवार्य माना है।
मिल ने व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्वतंत्रता का समर्थन इस आधार पर किया है कि व्यक्ति का जो मुख्य उद्देश्य है अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है, जो स्वतंत्रता युक्त उन्मुक्त वातावरण में ही संभव है। और समाज की दृष्टि से उसका कहना है कि समाज के विकास के लिए जो है स्वतंत्रता युक्त पर्यावरण जरूरी है, ताकि जो समाज के ऐसे लोग जो नए विचार और नए सिद्धांत लाना चाहते हैं उनका लाभ समाज को मिल सके। तो इस प्रकार से देखा जाए कि मिल ने जो स्वतंत्रता की अवधारणा दी है वो बहुत ही व्यापक है। स्वतंत्रता के लक्षण क्या हैं? तो मिल कहता है कि व्यक्ति स्वयं अपना स्वामी है, यानी व्यक्ति अपने ऊपर सर्वोच्च सत्ता रखता है। व्यक्ति अपने शरीर और मस्तिष्क का स्वामी है, इसलिए उसे अपने से संबंधित प्रत्येक कार्य में पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए और इस क्षेत्र में समाज को व्यक्ति के आचरण पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। और आप जानते हैं कि मिल जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता देता है वो दो भागों में उसको विभाजित किया जाता है। एक तो स्व विषयक स्वतंत्रता और दूसरा पर विषयक, यानी सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग। तो स्वयं से संबंधित कार्य में व्यक्ति स्वयं प्रभावित होता है, इसलिए व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार संचालन का अधिकार होना चाहिए। दूसरा है दूसरों से संबंधित कार्य जो हैं उसमें व्यक्ति के साथ समाज पर भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसे नियंत्रित करने के लिए राज्य और समाज का आवश्यक हस्तक्षेप होना चाहिए। दोस्तों, स्व से संबंधित या अपने से संबंधित कार्य करने की तब तक पूरी स्वतंत्रता व्यक्ति को होनी चाहिए जब तक वो दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता, और व्यक्ति को उस सीमा तक अपनी छड़ी घुमाने की स्वतंत्रता है जिस सीमा तक वह दूसरे व्यक्ति की नाक से या सिर से न टकराए। स्वतंत्रता का दूसरा लक्षण अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता है और ऐसी स्वतंत्रता को नियंत्रित किया जा सकता है। मिल का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे पुल से गुजर रहा है जिसके टूट जाने का भय है तो उसे ऐसे पुल पर जाने से रोका जा सकता है, क्योंकि नदी में गिरने से किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं हो सकती नदी में गिरने की, और उसकी इच्छा पुल पार करने की है, लेकिन इसका नियंत्रण करना इसलिए उचित है कि इससे उसके जीवित रहने की इच्छा को संरक्षण मिलता है। आइए देखते हैं कि मिल ने जो स्वतंत्रता है उसके लक्षणों को हमने चर्चा किया है कि मिल कहता है कि व्यक्ति अपने शरीर और मस्तिष्क का स्वामी है, इसलिए उसे स्वयं से संबंधित कार्यों में पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। अपने इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसी स्वतंत्रता को नियंत्रित किया जा सकता है क्योंकि इस बात की संभावना है कि व्यक्ति की इच्छा कहीं उसे स्वयं खतरे में न डाल दे। तो इस संबंध में मिल एक टूटे हुए पुल का उदाहरण देता है कि इस पुल पर व्यक्ति को जाने से रोककर उसके जीवित रहने की इच्छा का संरक्षण किया जाना जरूरी है। मिल ने स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित करते हुए दो तरह की स्वतंत्रता का वर्णन किया है। कौन कौन? एक तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी विचार स्वातंत्र, और दूसरा कार्य करने की स्वतंत्रता यानी कार्य स्वातंत्र। तो आप जान लीजिए कि मिल का जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसमें वो पूर्ण और निर्बाध स्वतंत्रता प्रदान करने का समर्थन करता है, क्योंकि इसके बिना व्यक्ति का पूर्ण आत्मविकास संभव नहीं है। दोस्तों, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत मिल अंतःकरण की स्वतंत्रता, चिंतन की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इन सभी को शामिल करता है। दूसरा कार्य करने की स्वतंत्रता है। तो मिल के अनुसार स्वतंत्रता का दूसरा पक्ष जो है वो कार्यों की स्वतंत्रता है। उसका कहना है कि विचारों की स्वतंत्रता अपूर्ण है यदि उन विचारों को कार्य रूप में परिणित करने की स्वतंत्रता उपलब्ध न हो, और स्वतंत्र कार्य के अभाव में स्वतंत्र चिंतन ठीक वैसा ही है जैसे पंछी उड़ना तो चाहता है पर उसके पंख नहीं हैं। तो आप जान लीजिए कि मिल का जो विचार और अभिव्यक्ति संबंधी स्वतंत्रता है वो कहता है कि मानव समाज की उन्नति और प्रगति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। और वो कहता है कि बौद्धिक अथवा वैचारिक स्वतंत्रता न केवल समाज के लिए हितकर है जो उसकी स्वीकृति देता है, बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी हितकर है जो उसका उपभोग करता है। तो वो ये भी कहता है, देखिए, विचार संबंधी स्वतंत्रता में मिल ये भी कहता है कि
देखिए, यदि संपूर्ण समाज एक ओर हो और यदि एक व्यक्ति अकेला दूसरी ओर हो, तब भी उस व्यक्ति को विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, क्योंकि यदि एक व्यक्ति को छोड़कर संपूर्ण मानव जाति का मत एक हो तो भी मानव जाति को उस एक व्यक्ति को बलपूर्वक चुप कराने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यदि उस एक व्यक्ति के पास शक्ति होती तो उससे मानव जाति को चुप कराने का अधिकार नहीं होता। तो देखिए कितने आगे तक जाकर मिल ने विचार स्वतंत्रता की बात कही है। इसके अलावा जो कार्य संबंधी स्वतंत्रता है उसमें भी मिल कार्य करने की स्वतंत्रता या फ्रीडम एक्शन, इसका दूसरा पक्ष है वैचारिक स्वतंत्रता का। और आप जान लीजिए कि मिल के अनुसार जो स्वतंत्रता का दूसरा पक्ष कार्य की स्वतंत्रता है, विचारों की स्वतंत्रता अपूर्ण है यदि उन विचारों को क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता न हो। और मुख्य मुद्दा ये है कि जिस तरह विचारों की स्वतंत्रता पर कोई अंकुश नहीं होना चाहिए, क्या उसी तरह कार्यों की स्वतंत्रता पर कोई बंधन होना चाहिए या नहीं, और क्या व्यक्ति के कार्यों पर शासन और समाज का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। तो इन सब के बारे में आगे चर्चा करते हुए मिल ने कार्य संबंधी जो स्वतंत्रता है उसके दो रूप बताए हैं, एक स्व संबंधी कार्य और दूसरा पर संबंधी कार्य। तो कैसे, आप जान लीजिए कि स्व संबंधी कार्य ऐसे हैं जिनका संबंध व्यक्ति के अपने यानी स्व से होता है, वो इसे सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन कहता है। दूसरा वो कार्य जिसका प्रभाव अन्य लोगों पर पड़ता है, वो उसे अदर रिगार्डिंग एक्शन कहता है। स्व संबंधी कार्यों में सिगरेट पीना, पान खाना, कपड़े पहनना, शराब पीना, जुआ खेलना शामिल है। लेकिन पर संबंधी कार्य वे हैं जिनसे समाज और अन्य व्यक्ति प्रभावित होते हैं, इसलिए ऐसे कार्यों में राज्य के द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। ये कार्य हैं शांति भंग करना, सार्वजनिक स्थानों को गंदा करना, चोरी करना, इन सब में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो मिल के अनुसार स्व संबंधी कार्यों पर कोई नियंत्रण या बंधन नहीं होना चाहिए, लेकिन जो पर संबंधी कार्य हैं जिन्हें समाज और जिनसे अन्य व्यक्ति प्रभावित होते हैं, उन पर राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। और इसमें ये क्योंकि इसका प्रभाव समाज के दूसरे व्यक्तियों पर पड़ता है और इसमें व्यक्ति को पूरी तरह स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है। निश्चय ही व्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है, लेकिन दूसरों की स्वतंत्रता का बलिदान करके नहीं। एक व्यक्ति को अपने घर में मदिरा या शराब पीने की स्वतंत्रता है, लेकिन वह मदिरा पान करके सड़क पर हुड़दंग करता है और पड़ोसियों की नींद हराम करता है, तो उसे इस कार्य के लिए खुली छूट नहीं दी जा सकती है। दोस्तों, मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन 3 आधारों पर किया है। वैयक्तिक स्वतंत्रता अनुसंधान और आविष्कार के विकास में सहायक है। सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं और रूढ़ियां व्यक्तिक स्वतंत्रता के विरुद्ध हैं, अतः इनसे व्यक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा आवश्यक है। और व्यक्तिगत अनुभव चरित्र निर्माण का आधार है, इसलिए भी व्यक्ति के स्वतंत्रता का समर्थन वो करता है। लेकिन हस्तक्षेप की स्थितियां तब बनती हैं जब व्यक्ति स्वतंत्रता का उपभोग करते समय दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करे या सामाजिक प्रगति में कोई व्यवधान उपस्थित करे। राज्य और समाज की सुरक्षा के हित में व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। और जब व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके अपने कर्तव्य से विमुख होने लगता है, तो उसे पूरी तरह वो जो है उनके कार्यों के लिए खुली छूट नहीं दी जा सकती है। दोस्तों, मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों की कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं और इसको हम शार्ट में देखेंगे क्या क्या आलोचनाएं हैं। मिल ने स्वतंत्रता का बड़ा व्यापक विश्लेषण किया है अपने दर्शन में। वो राजनीति का एक सिद्धांत नहीं बल्कि सभ्यता का आधार भी है। मिल ने स्वतंत्रता का दायरा काफ़ी अधिक बढ़ा दिया था। और आप जान लीजिए कि राजनीतिक दर्शन में जो स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत है उसकी कई प्रकार से आलोचनाएं की गई हैं, क्योंकि एक विचारक हैं प्रोफेसर अर्नेस्ट बार्कर, ये कहता है कि मिल खोखली स्वाधीनता और काल्पनिक व्यक्ति का प्रतिपादन करने वाला पैगंबर था। उसके पास अधिकारों के संबंध में कोई दर्शन नहीं था और इन्हीं अधिकारों से स्वतंत्रता के विचार को एक ठोस अर्थ प्राप्त होता है।
मिल बंधनों के अभाव को स्वतंत्रता की संज्ञा देता है, इसलिए स्वतंत्रता की ये परिभाषा पूर्णतः नकारात्मक है। इसके अलावा मिल ने अपने स्वतंत्रता संबंधी विचारों में समानता की उपेक्षा की है। वो सनकी और झक्कियों को भी स्वतंत्रता देने की बात करता है, जो कि हास्यास्पद है। और मिल एक तरफ कार्य संबंधी स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन उसका विभाजन भ्रांतिपूर्ण है, क्योंकि ऐसे कार्यों का विभाजन नहीं किया जा सकता है जो पूरी तरह व्यक्तिगत हों या पूरी तरह सामाजिक हों। व्यक्ति का कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसका समाज पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रभाव न पड़ता हो। यहाँ तक कि आत्महत्या को भी व्यक्तिगत कार्य नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा व्यक्ति और समाज के बीच का जो संबंध है वो मिल ने गलत ढंग से प्रस्तुत किया है, क्योंकि जो है व्यक्ति राज्य व्यक्ति के हितों का सहायक न होकर एक बाधा है और उसका हस्तक्षेप जो है कम है और अवांछित अधिक। तो इस तरह से आप जान लीजिए कि जो मिल है वो व्यक्ति और समाज के बीच के संबंध को भी गलत ढंग से प्रस्तुत करता है। तो स्वतंत्रता संबंधी इस विचार के कारण मिल का जो विचार है ऑन लिबर्टी नामक ग्रंथ में, उसकी गणना स्वतंत्रता के महानतम पुजारियों में की जाती है और इसमें स्वतंत्रता का प्रतिपादन, विश्लेषण और चित्रण धारा प्रवाह भाषा और तार्किक शैली में किया गया है। लेकिन आप जान लीजिए कि मिल ने कहीं न कहीं इस डर से स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया है कि सरकार की ओर से व्यक्ति को बड़ा खतरा नहीं बल्कि बहुमत की ओर से खतरा हो जाता है, जो कि समाज में सहिष्णुता को जो है दबाते हैं। और ये जो विचार हैं अल्पसंख्यक वर्ग के विचार हैं, उनके प्रति बहुसंख्यक वर्ग कहीं न कहीं असहिष्णु होता है और अल्पसंख्यक वर्ग के विचारों को दबा देना चाहता है। तो इस तरह से मिल स्वतंत्रता देता है, स्वतंत्रता पर जोर देता है, लेकिन समानता को उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। वो स्वतंत्रता को अपने आप में पूर्ण मानता है, किंतु स्वतंत्रता की सार्थकता के लिए समानता भी जरूरी है, तभी स्वतंत्रता का जो लक्ष्य है वो पूरा किया जा सकता है। मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार के बाद आइए उसके राज्य तथा शासन संबंधी विचारों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, मिल ने शासन तथा राज्य संबंधी विचारों का प्रतिपादन अपनी पुस्तक कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट यानी प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार में किया है। मिल राज्य के संबंध में प्राकृतिक और मनुष्यकृत दोनों अवधारणाओं को स्वीकार करता है। वो राज्य के स्वरूप को मनुष्य की राजनीतिक चेतना और गतिविधियों से निर्मित मानता है। और आप जान लीजिए, मिल कहता है कि लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी शासन का आदर्श रूप है, क्योंकि इसी के अंतर्गत एक व्यक्ति सक्रिय रूप से अपने बौद्धिक और नैतिक गुणों का पूर्ण विकास कर सकता है। और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को ऐसे लोगों के लिए वो उपयुक्त नहीं समझता है जिसमें कर्तव्य भावना अपरिपक्व है या जिनकी कर्तव्य भावना अच्छी नहीं है, राजनीतिक चेतना सुप्त है और सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने की रुचि का अभाव है। उसके लिए लोकतांत्रिक प्रणाली सही नहीं है। और मिल उपयोगितावादी सिद्धांत के आधार पर भी प्रतिनिध्यात्मक जनतंत्र को आदर्श शासन व्यवस्था सिद्ध करता है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली के संबंध में जो मिल की धारणा है वो थोड़ी सी अलग है। वो कहता है कि शासन का मुख्य उद्देश्य मानवीय क्षमताओं का विकास करना है। वही सरकार श्रेष्ठ होती है जिसके द्वारा अपने नागरिकों को राजनीतिक शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करते हुए नागरिकता की सर्वश्रेष्ठ पाठशाला के रूप में जो कार्य करे, वही शासन श्रेष्ठ होता है। दोस्तों, मिल जो है शासन व्यवस्थाओं में प्रजातंत्र को श्रेष्ठ व्यवस्था मानता है, लेकिन यह एक सामान्य सिद्धांत है और वो एक जगह ये भी कहता है कि अलग अलग सरकार समाज के लिए विभिन्न प्रकार का शासन उपयुक्त हो सकता है और हर जगह के लिए केवल यही शासन उपयुक्त नहीं हो सकता है। वो प्रतिनिध्यात्मक शासन को सर्वश्रेष्ठ शासन मानता है, क्योंकि वो कहता है कि लोकतंत्र एक सर्वोत्तम शासन प्रणाली होने के बाद भी मानवीय विकृतियों के कारण कई दुर्बलताओं का शिकार हो सकती है। इसके कारण लोकतंत्र की कई कमियां उभर सकती हैं। वो कमियां कौन कौन सी हैं? तो वो कहता है कि ये जो कमियां हैं लोकतंत्र में कैसे उभरती हैं, क्योंकि मनुष्य द्वारा बनाई गई सभी वस्तुओं की तरह
लोकतंत्र को अच्छा बनाया जा सकता है और बुरा भी, तो क्यों न लोकतंत्र को और अधिक अच्छा बनाया जाए। मिल का ये कहना है कि वर्तमान में राज्यों का आकार बहुत बड़ा हो गया है, जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में ही ये शासन व्यवस्था कायम रह सकती है और इसी आधार पर वो प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की बात करता है। जनतंत्र को दोष रहित कैसे बनाया जाए, इसके बारे में भी वो बात करता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा जो अल्पसंख्यक मत है उनको बहुमत के अत्याचार से सुरक्षित रखने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की वो सिफारिश करता है, समर्थन करता है, जिससे व्यवस्थापिका में अल्पसंख्यकों के मतों का भी समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके। इसके अलावा वो संपत्ति संबंधी अर्हता रखता है कि जो मत देने का अधिकार है वो कम लोगों को हो, संपत्तिशाली और जो लोग टैक्स देते हैं उन तक सीमित रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अधिक उत्तरदायी लोग होते हैं। साथ ही मतदान के लिए वो एक शैक्षिक अर्हता की जो है एक जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उनको देने की बात करता है, क्योंकि विवेकपूर्ण नागरिक जो पढ़े लिखे समझदार हों, जिनको गणित का ज्ञान है, उन्हीं को मताधिकार दिया जाए, क्योंकि अनपढ़ लोग किसी को भी ऐसे वोट देकर जो है एक अयोग्य सरकार का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही साथ उसने बहुल मतदान का, बहुल मताधिकार का भी समर्थन किया है। उच्च बौद्धिक और नैतिक चरित्र रखने वाले नागरिकों के लिए वो बहुल मताधिकार यानी एक से अधिक मत देने के अधिकार का समर्थन करता है। साथ ही साथ वो खुला मतदान की बात करता है, यानी विपरीत या गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान का समर्थन किया है, क्योंकि गुप्त मतदान मतदाताओं में बेईमानी और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देता है। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन जो उसने स्त्री मताधिकार की बात की है कि स्त्री पुरुष समानता का समर्थन करते हुए वो पुरुषों के समान स्त्रियों को मताधिकार देने का समर्थन करता है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि मिल के जो प्रतिनिध्यात्मक शासन संबंधी विचार हैं उसकी बहुत जो है कई जगह आलोचना भी की गई है कि उसका जो प्रतिनिध्यात्मक शासन संबंधी विचार है कि जिसमें वो कहता है कि ये शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप है प्रतिनिधि शासन। प्रतिनिधियों के व्यक्तिगत चरित्र के बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति प्रतिनिधि बन जाता है, शासन सत्ता में आ जाता है, तो उसकी नैतिकता और उसका चरित्र कैसा होगा ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आप जान लीजिए कि मिल कहता है कि शासन का श्रेष्ठ रूप प्रतिनिध्यात्मक शासन ही है, और मिल ने प्रजातंत्र की सफलता के लिए जो सुझाव दिए हैं और उसको आध्यात्मिक आधार प्रदान करने का प्रयास किया है वो आकर्षक और आदर्श होते हुए भी आज की परिस्थितियों के अनुसार पूरी तरह सटीक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि जो आज मताधिकार है वो स्त्री पुरुष मताधिकार की बात तो मिल की ठीक है, लेकिन जो बहुल मताधिकार, शैक्षणिक योग्यता, धन संपत्ति रखने वालों का अधिकार, वो एक तरह से बहुत जो है ओछा विचार है। सभी को सार्वभौम मताधिकार की बात आज के लोकतंत्र में की जाती है। मिल के संसद संबंधी विचारों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, मिल के अनुसार संसद का वास्तविक कार्य प्रशासन का संचालन करना नहीं बल्कि उसकी निगरानी करना है, और प्रशासन के संचालन का कार्य संसद के बजाय नागरिक सेवा के सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। ये जो है मिल ने संसद संबंधी अपने विचारों में व्यक्त किया है। इसके अलावा संसद में विशाल आकार और विधि निर्माण की जटिल पद्धति के कारण ये कार्य संसद के बजाय एक लॉ कमीशन या विधि आयोग के द्वारा किया जाना चाहिए, जो विधि विशेषज्ञों से मिलकर गठित की जाए। और द्वितीय सदन जो है ये इसकी स्थापना जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसरण करने के बजाय हित प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर होना चाहिए। और मिल जो है संसद सदस्यों को वेतन और भत्ता देने के विरुद्ध था, क्योंकि ये जो सार्वजनिक संपत्ति है वो कहता था कि ये उसका जो सार्वजनिक संपत्ति है उसका दुरुपयोग है संसद सदस्यों को दिए जाने वाले वेतन और भत्ते। तो दोस्तों, ये तो था जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार, प्रतिनिध्यात्मक शासन संबंधी विचार और उसके शासन संबंधी विचार तथा संसद पर आधारित विचार।
आप जान लीजिए राजनीतिक दर्शन में जॉन स्टुअर्ट मिल का जो स्थान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक इतिहासकार, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, नीतिशास्त्र और राजनीति विज्ञान का प्रकांड विद्वान था और ये कहा जाए कि इस तरह से वो एक समाज सुधारक और प्रमुख संसद वेत्ता भी था। 1873 में लॉर्ड मार ने लिखा कि लगभग 20 वर्षों तक ऑक्सफोर्ड से निकलने वाला प्रत्येक बुद्धिजीवी मिल के उपदेशों से किसी न किसी रूप में प्रभावित हुआ है और बहुत सारे विचारक जो है अपने स्वतंत्रता संबंधी जो धारणा है वो मिल के विचार और दर्शन से ही ग्रहण करते हैं। मिल का जो योगदान है राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस आधार पर मिल को स्वतंत्रता का महान जो है वक्ता या प्रवक्ता कहा जा सकता है। अब आइए परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, मिल ने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन किया है, वो सार्वभौम मताधिकार के विरुद्ध है। एक और है कि एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयस्कर है, ये जे.एस. मिल का कथन है। मतों को गिना नहीं बल्कि तौला जाना चाहिए, ये कथन भी जे.एस. मिल का है, क्योंकि वो बहुल मताधिकार का समर्थन करता है कि जो व्यक्ति योग्य हैं, धनी हैं, ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा कर देते हैं, उनको एक से अधिक मत देने का अधिकार होना चाहिए। मतों को गिना नहीं बल्कि तौला जाना चाहिए। इसके अलावा मिल ने आत्मपरक और परात्म परक यानी स्व-विषयक और पर विषयक आचरण के मध्य अंतर किया है। एक और महत्वपूर्ण विचार है कि प्रतिबंधों के रूप में सभी प्रतिबंध एक बुराई हैं, स्वयं लोगों को और छोड़ देना उन्हें नियंत्रित करने से सदैव बेहतर है, ये जे.एस. मिल का कथन है। जे.एस. मिल स्वतंत्रता का निष्ठावान समर्थक था। और देखिए, राजकीय सहायता एक महत्वपूर्ण कथन, और देखिए राजकीय सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट करती है, उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाती है और चरित्र के विचार को कुंठित कर देती है, ये कथन भी जे.एस. मिल का है। और एक और देखिए, जॉन स्टुअर्ट मिल ने जिन चुनावी सुधारों का समर्थन किया था उसमें जो बातें शामिल थीं उसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व, खुला मतदान, बहुल मतदान और महिला मताधिकार, ये चुनावी सुधारों के अंतर्गत या प्रतिनिध्यात्मक शासन में जो कमियां थीं उनको दूर करने के लिए ये मिल के प्रमुख सुझाव थे। एक देखिए, ब्रिटिश संसद में ग्लेडस्टन द्वारा दिया गया भाषण है कि जब मैं जॉन स्टुअर्ट मिल को भाषण करते हुए सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी संत की बाणी सुन रहा हूँ। ग्लेडस्टन जे.एस. मिल द्वारा ब्रिटिश संसद में दिए गए भाषण के संबंध में कहते हैं कि जब मैं जॉन स्टुअर्ट मिल को भाषण करते हुए सुनता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक संत व्यक्ति की बाणी सुन रहा हूं। तो ये ग्लेडस्टन का कथन है जॉन स्टुअर्ट मिल के संबंध में। दोस्तों, मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन करके स्वयं कहा कि मैं पीटर हूँ जो अपने स्वामी को स्वीकार नहीं करता। और जे.एस. मिल सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक था। वो सभी को एक समान मत देने की बात नहीं करता है, एक समान मताधिकार देने की बात नहीं करता है। जे.एस. मिल शिक्षित लोगों को ही मताधिकार देने का समर्थक था और वो कहता है कि ऐसे लोग जो विवेक सम्मत हों, जिनमें राजनीतिक जागरूकता हो, उन्हीं लोगों को ही मत देने का अधिकार होना चाहिए। जे.एस. मिल ने महिला मताधिकार का भी समर्थन किया है। और आप देखिए, मैक्सी के अनुसार मिल की उपयोगितावाद की पुनर्समीक्षा में बेंथम की धारणाओं का बहुत कम अंश रह गया है। मैक्सी कहते हैं कि मिल की उपयोगितावाद की जो रिव्यू है, पुनर्समीक्षा है, उसमें बेंथम की धारणाओं का बहुत। इसके अलावा वेपर, C.L. वेपर के अनुसार मिल उपयोगितावाद की जो है निंदाओं से उसके बचाव करने के प्रयत्न में संपूर्ण उपयोगितावादी स्थिति के विपरीत चला गया है। मैक्सी के अनुसार बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत भेड़ियों के समाज में भेड़िएपन को प्रतिष्ठित करेगा, संतों के समाज में संतपन को महत्व प्रदान करेगा। और मिल इस बात पर दृढ़ था कि समाज चाहे जैसा हो, संतपन को ही उपयोगिता की कसौटी होनी चाहिए। तो ये मैक्सी का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। बेंथम का उपयोगिता सिद्धांत भेड़ियों के समाज में भेड़िएपन को प्रतिष्ठित करेगा, संतों के समाज में संतपन को महत्व देगा, लेकिन मिल इस बात पर दृढ़ था कि समाज चाहे जैसा भी हो, संतपन को उपयोगिता की कसौटी होनी चाहिए।
एक विचारक हैं एबेंस्टीन, वो कहते हैं मिल ने अपने जीवन का प्रारंभ उपयोगितावादी के रूप में और अंत एक समाजवादी के रूप में किया है, और इसी तरह मिल के अनुसार अल्पमत भी बहुमत के समान अधिकार रखते हैं, और यदि अल्पमतों की बात देश के शासन संचालन के संदर्भ में नहीं सुनी जाती तो जनतंत्र की स्थिति को स्वस्थ और संतोषजनक नहीं माना जा सकता। यानी मिल कहता है कि जो निरंकुशता है, सरकार की निरंकुशता की अपेक्षा बहुमत की निरंकुशता और समाज के रीति रिवाजों की निरंकुशता जो है वो लोकतंत्र के लिए ज़्यादा खतरा है। मिल के अनुसार नारी और पुरुष या स्त्री और पुरुष में यदि कोई अंतर भी हो तो इसके आधार पर स्त्री को पुरुष की तुलना में मताधिकार की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि शारीरिक दृष्टि से पुरुष की अपेक्षा निर्बल होने के कारण उसे रक्षा के लिए कानून और समाज पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। और अंत में मिल के अनुसार स्त्रियों के सामाजिक क्षेत्र में आगमन से जनसाधारण के सामान्य विश्वासों और भावनाओं पर उदात्त प्रभाव पड़ेगा और समाज को उनके मानसिक गुणों से लाभान्वित होने का अवसर मिलेगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता, राज्य तथा शासन और संसद संबंधी विचार। अंत में हमने इसमें मिल और जॉन स्टुअर्ट मिल से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य और विचार थे परीक्षाओं की दृष्टि से, उनको भी कवर किया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मिल के शासन और स्वतंत्रता संबंधी विचार को समझने के लिए, तथा इसमें अंत में हमने जिन प्रश्नों को कवर किया है ये आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप उनको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।